नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न था, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ब्राजील, चीन या फिर अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हर साल जून के पहले दिन यानी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2001 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा की गई थी। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए विकल्प ए सही है। दूध न केवल पोषण का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा जन समर्थ क्या है? विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए एक सामान्य पोर्टल, पूर्वोत्तर के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक पोर्टल, किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप सब्सिडी हेतु पोर्टल या फिर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पोर्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए एक सामान्य पोर्टल। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार जन समर्थ पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के वितरण के लिए एक सामान्य पोर्टल है, इसलिए विकल्प ए सही है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इस पोर्टल द्वारा शुरू में 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं का वितरण किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए एक सामान्य पोर्टल। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कई दशकों तक जन आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को तत्कालीन आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के विषय से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया विंडफॉल टैक्स क्या है? एक मध्यस्थ द्वारा उस व्यक्ति से एकत्र किया गया कर जो कर का अंतिम आर्थिक भार वहन करता है। एक कर जो नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बजाय चुकाना पड़ता है। सरकार द्वारा कुछ उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर जब उन्हें औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है, या फिर पहली बार उत्पादित या आयात और बेची गई वस्तु की बिक्री पर कर लगाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा कुछ उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर जब उन्हें औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मुद्रास्फीति बढ़ने का एक कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि का होना भी है। दुनिया भर में तेल और गैस कंपनियां अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। सैद्धांतिक रूप से भारत में तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगाया जा सकता है। विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ उद्योगों पर लगाया जाता है जब उन्हें औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा कुछ उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर जब उन्हें औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन हैबिटेट ने किस शहर से जुड़ी समस्याओं की पहचान की है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर जयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयपुर। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने जयपुर शहर से जुड़ी समस्याओं की पहचान की है, जैसे बहु खतरनाक भेद्यताएं, कमजोर गतिशीलता आदि, इसलिए विकल्प डी सही है। जयपुर को शहरी स्थिरता आकलन फ्रेमवर्क यानी USAF पर अपने 131 मानकों में से 87 के लिए एकत्रित जानकारी के आधार पर रेटिंग दी गई है। यूएन हैबिटेट ने शहर के सामने आने वाली निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक कमजोर पहुंच,
गर्मियों के दौरान सूखे की स्थिति और मॉनसून में शहरी बाढ़, हरित आवरण का अभाव जिसके परिणाम स्वरूप शहरी हीट आइलैंड प्रभाव बना हुआ है। जान लेते हैं यूएन हैबिटेट के बारे में। यूएन हैबिटेट या संयुक्त राष्ट्र पर्यावास कार्यक्रम मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसे वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। 2. सीबीआई गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 1964 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, लेकिन अब यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, समोआ और टोंगा किस क्षेत्र या द्वीप समूह से संबंधित हैं? माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलिनेशिया। चीनी विदेश मंत्री प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों की 10 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने देश विशिष्ट समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रशांत द्वीप समूह में 3 एथनोग्राफिक समूह शामिल हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। पोलिनेशियन समूह में शामिल द्वीप हैं हवाई, न्यूजीलैंड, ईस्टर द्वीप, समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड्स, तुवालू, टोकेलाउ, नियू, वेलिस एवं फ्यूटूना और फ्रेंच पोलिनेशिया, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलिनेशिया। अगला प्रश्न है, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, बराक नदी या फिर कालादान नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिबांग नदी। हाल ही में विशेषज्ञों ने प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना से दिबांग घाटी में जैव विविधता के नुकसान की चेतावनी दी है। यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। इसमें दिबांग की सहायक नदियों दीर और टैंगोन पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिबांग नदी। अगला प्रश्न है, हिमाद्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। 2. यह स्वालबार्ड, नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में भारत की उपस्थिति अधिक मजबूत है। हिमाद्री भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, इसलिए कथन 1 सही है। यह इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है। 2. 50 से अधिक अंक व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार का संकेत देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। मई माह में विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई 54.6 रहा, जो अप्रैल के मुकाबले थोड़ा कम था। पीएमआई विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।
इसलिए कथन एक गलत है। विनिर्माण और सेवाओं दोनों के PMI का उपयोग करके एक संयुक्त सूचकांक भी बनाया जाता है। इसमें 0 से 100 तक अंक होते हैं। 50 से अधिक अंक व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से कम की संख्या संकुचन को दर्शाती है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की? भारत और स्वीडन, अमेरिका और स्वीडन, फ्रांस और स्वीडन, या फिर भारत और फ्रांस? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, भारत और स्वीडन। भारत और स्वीडन ने 1 जून 2022 को स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की, इसलिए विकल्प ए सही है। यह उनकी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड IT के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस उच्च स्तरीय संवाद ने 2 और 3 जून 2022 को होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम +50 और COP27 के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत और स्वीडन। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? शुक्र, वरुण, अरुण, या फिर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।